सोचिए, शंकरन सुबह उठता है और देखता है कि उसके दादा दादी वोट देने के लिए तैयार हो रहे हैं। बड़े उत्साहित हैं। दादाजी कहते हैं, आज हम अपने शासक खुद चुन रहे हैं। ये बात आज हमारे लिए कितनी आम है ना। बस एक बटन दबाया और हो गया। लेकिन क्या ये हमेशा से ऐसा था? तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए समय में पीछे चलते हैं। हम बात कर रहे हैं लगभग 3000 साल पहले की, जब वोटिंग मशीन तो छोड़िए, वोट का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो फिर कोई राजा बनता कैसे था? दुनिया बिल्कुल अलग थी और नियम भी बिल्कुल अलग थे। देखिए, उस जमाने में राजा बनना बस ऐसा नहीं था कि पिता राजा थे तो बेटा भी बन गया। नहीं, राजा बनने के लिए अपनी ताकत का, अपनी शक्ति का सबके सामने प्रदर्शन करना पड़ता था। यह साबित करना पड़ता था कि आपसे बड़ा योद्धा कोई नहीं। और इस पावर शो का सबसे बड़ा इवेंट था एक खास अनुष्ठान। नाम था अश्वमेध याज्ञ। अब नाम से लगता है कि ये घोड़े की बलि की कोई पूजा पाठ होगी, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा था। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, एक खुला ऐलान था कि इस इलाके का असली राजा मैं हूं। तो ये काम कैसे करता था? बड़ा दिलचस्प है। सोचिए, एक राजा एक स्पेशल घोड़े को आजाद छोड़ देता है, जिसके साथ उसके अपने सैनिक भी होते हैं। अब एक घोड़ा जहां जहां जाएगा वो एक खुली चुनौती है। अगर वो घोड़ा किसी दूसरे राजा के राज्य से गुजरा तो उस राजा के पास दो ही चॉइस हैं। या तो चुपचाप घोड़े को जाने दो, जिसका मतलब है आपने हार मान ली, या फिर उस घोड़े को रोको और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। और अगर वो घोड़ा पूरे 1 साल तक घूमकर बिना रोके टोके वापस आ गया तो बस, जिस राजा ने उसे भेजा था वही सबसे शक्तिशाली माना जाता था। फिर बाकी सभी राजा उसके लिए तोहफे लेकर आते थे। अच्छा, ये सब तो हो रहा था, लेकिन उस वक्त का समाज कैसा था? वो भी काफी स्ट्रक्चर्ड था। समाज को 4 वर्ण यानी ग्रुप्स में बांटा गया था। सबसे पहले ब्राह्मण, जो पूजा पाठ और शिक्षा का काम करते थे। फिर आते थे क्षत्रिय यानी राजा और योद्धा। तीसरे थे वैश्य, किसान, पशुपालक, व्यापारी। और आखिर में आते थे शूद्र, जिनका काम इन तीनों वर्णों की सेवा करना था। और हाँ, एक जरूरी बात, शूद्र लोगों को अश्वमेध जैसे बड़े अनुष्ठानों में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं थी। लेकिन समय के साथ एक बहुत बड़ा बदलाव आया। अब ये राजा सिर्फ घूमने फिरने वाले कबीलों के लीडर नहीं रह गए थे। नहीं, उन्होंने अब एक फिक्स जगह पर, एक इलाके पर शासन करना शुरू कर दिया। और यहीं से शुरुआत हुई पहले राज्यों की। इन नए राज्यों को नाम दिया गया जनपद। इसका मतलब बिल्कुल सीधा है। जन यानी लोग और पद यानी पैर, मतलब वो जगह जहां लोगों ने अपने पैर जमा लिए, जहां वो बस गए। ये सच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। अब पावर का मतलब सिर्फ लोगों का ग्रुप नहीं था, बल्कि एक स्पेसिफिक जमीन, एक टेरिटरी थे। और हमें ये सब पता कैसे चला? आर्कियोलॉजिस्ट को इन जनपदों की जगहों से कई सबूत मिले हैं। जैसे ये खास मिट्टी का बर्तन, इसे कहते हैं पेंटेड ग्रे वेयर। इसकी फिनिशिंग और डिजाइन देखकर लगता है कि ये रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीज नहीं थी। ये जरूर किसी खास मौके पर या महत्वपूर्ण लोगों के लिए इस्तेमाल होता होगा। तो ये एक सेटल्ड और थोड़ी सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल की तरफ इशारा करता है। तो आखिर इन जनपदों में लाइफ थी कैसी? खुदाई से जो पता चला है उससे एक पिक्चर बनती है। लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशी पालते थे और खेती भी खूब करते थे। चावल, गेहूं, जौ, गन्ना, सब कुछ। मतलब एक ऐसा समाज था जो पूरी तरह से जमीन से जुड़ चुका था। लेकिन कहानी यहां रुकती नहीं है, बल्कि अभी तो असली पावर गेम शुरू होने वाला था। इसके बाद पावर इतनी बढ़ी कि पहले एम्पायर्स यानी साम्राज्यों की नींव रखी गई। चलिए देखते हैं ये कैसे हुआ। तो जनपद तो बन गए, लेकिन फिर लगभग 2500 साल पहले इन जनपदों में से कुछ बाकियों से बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और पावरफुल हो गए, और इन सुपर किंगडम्स को कहा गया महाजनपद। तो सवाल उठता है कि एक जनपद और एक महाजनपद में आखिर फर्क क्या था? देखिए, जनपद के राजा तो कभी कभी मिलने वाले गिफ्ट्स पर निर्भर रहते थे, लेकिन महाजनपद के राजाओं ने प्रॉपर रेगुलर टैक्स सिस्टम शुरू कर दिया। जनपदों के पास अपनी कोई प्रोफेशनल आर्मी नहीं होती थी, पर महाजनपदों ने बड़ी बड़ी स्टैंडिंग आर्मीज रखनी शुरू कर दी, जिन्हें रेगुलर सैलरी मिलती थी। और सबसे बड़ा फर्क, उनकी राजधानियां विशाल मजबूत किलों से घिरी हुई थीं। ये जो दीवार के अवशेष हम देख रहे हैं, ये कौशांबी के किले के हैं। जरा सोचिए, ऐसी विशाल दीवार बनाने के लिए कितनी प्लानिंग, कितने रिसोर्सेज और कितनी मेहनत लगी होगी। और ये दीवारें सिर्फ दुश्मनों से बचने के लिए नहीं थीं, ये तो उस राजा के पैसे और पावर का एक ग्रैंड शो ऑफ भी था। लेकिन
इतनी बड़ी सेना, इतने विशाल किले, इन सब का खर्चा कहाँ से आता था? पैसा कहाँ से आ रहा था? जवाब एक ही है, रेगुलर टैक्सेस। अब राजाओं ने हर चीज पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। किसानों की फसल पर टैक्स, क्राफ्ट्समैन पर टैक्स, पशुपालकों पर टैक्स, व्यापारियों के सामान पर टैक्स, यहां तक कि जंगल से लाई गई चीजों पर भी टैक्स। ये सरकार चलाने का एक बिल्कुल नया सिस्टमैटिक तरीका था। अब कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि उस दौर में सभी महाजनपद एक ही तरह से नहीं चलाए जाते थे। पावर हासिल करने के दो बिल्कुल अलग अलग मॉडल, दो अलग रास्ते सामने आए। इस मैप में हमें उस समय के कुछ महत्वपूर्ण महाजनपद दिख रहे हैं। हम खास तौर पर दो पर फोकस करेंगे। एक है मगध, जो एक पावरफुल मोनार्की यानी राजतंत्र बना, और दूसरा है वज्जी, जिसने एक बिल्कुल ही अलग रास्ता चुना, रिपब्लिक यानी गणराज्य का। तो इन दोनों मॉडल्स में आखिर फर्क क्या था? मगध में सिस्टम सिंपल था, एक पावरफुल राजा और सारी पावर उसके हाथ में। लेकिन वज्जी, जिसे गण या संघ भी कहते थे, वहां कोई एक राजा नहीं था। वहां कई सारे शासक थे और सबको राजा कहा जाता था। वो सब मिलकर असेंबलीज में बैठकर डिस्कशन और डिबेट के बाद फैसले लेते थे। मगध इतना पावरफुल बना कैसे? उसकी वजह थी उसके नेचुरल रिसोर्सेज। गंगा जैसी नदियों की वजह से जमीन बहुत उपजाऊ थी। जंगलों में हाथी थे जो सेना के लिए बहुत जरूरी थे। और सबसे महत्वपूर्ण, वहां लोहे की खदानें थीं जिनसे मजबूत हथियार और औजार बनते थे। इन सब चीजों ने मगध को बाकियों से बहुत आगे कर दिया। और दूसरी तरफ वज्जी की ताकत क्या थी? उनकी यूनिटी, उनकी एकता। इसके बारे में एक बहुत ही बढ़िया कहानी बुद्धिस्ट ग्रंथ दीघा निकाय में मिलती है। एक बार एक राजा ने वज्जी पर हमला करने के लिए बुद्ध से सलाह मांगी। तो बुद्ध ने कहा कि वज्जी तब तक खुशहाल रहेंगे जब तक उन्हें कोई हरा नहीं सकता, जब तक वो मिलकर पब्लिक असेंबलीज करते रहेंगे, एक साथ मिलकर काम करेंगे और अपने बनाए नियमों को फॉलो करेंगे। ये दिखाता है कि कलेक्टिव रूल और यूनिटी में कितनी पावर हो सकती। तो हमने देखा कि कैसे शुरू में यज्ञ करके राजा बनने से लेकर बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स राज्यों और यहां तक कि अर्ली रिपब्लिक्स तक का सफर तय किया गया है। गवर्नेंस का ये सफर सच में कितना लंबा और फैसिनेटिंग रहा है। ये टाइमलाइन इस पूरे डेवलपमेंट को एक नज़र में दिखाती है। करीब 3000 साल पहले यज्ञ से पहले राजा बने, फिर 2500 साल पहले आर्मीज और टैक्सेस के साथ महाजनपदों का टाइम आया, और आखिर में लगभग 1500 साल पहले आखिरी गण या संघ यानी रिपब्लिक्स को भी जीत लिया गया। ये पूरे 1500 साल की पॉलिटिकल एवोल्यूशन की कहानी है। और ये सब हमें आज एक आखिरी लेकिन बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा करता है। शासन का कौन सा तरीका बेहतर है? एक अकेला पावरफुल लीडर जैसा मगध में था, या फिर डिस्कशन और डिबेट से चलने वाली एक कलेक्टिव गवर्नमेंट जैसी वज्जी में थी? गवर्नेंस के ये जो दो एंशंट मॉडल्स हैं, इनकी गूंज आज भी पूरी दुनिया में सुनाई देती है, और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी हम सब ढूंढ रहे हैं।